बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री पेपर 2 की इस कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत सरकार का अधिनियम 1919 इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। 1909 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने में असफल रहा। उग्र राष्ट्रवादियों ने इन सुधारों को पूर्णतया अस्वीकार कर दिया। उदार राष्ट्रवादियों ने भी इसे अपर्याप्त एवं असंतोषजनक कहकर आलोचना की। इस कारण देश में घोर असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार के लिए ये आवश्यक हो गया कि ये 1909 के सुधारों का रास्ता त्याग कर कोई नया मार्ग भारतीयों की समस्याओं के समाधान के लिए खोजे। अधिनियम के पारित होने की परिस्थितियां, सर्कमस्टेंसेस फॉर द इनेक्टमेंट। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के पारित होने के पीछे महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार थे। पहला, प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न राष्ट्रवादियों की आकांक्षाएं, एस्पिरेशंस ऑफ द नेशनलिस्ट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दूसरा, कांग्रेस लीग पुनर्मिलन, रीयूनियन ऑफ कांग्रेस एंड लीग। तीसरा, मॉर्ले मिंटो सुधारों के प्रति भारतीयों में असंतोष, डिसकंटेंटमेंट आफ्टर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। चौथा, होम रूल लीग आंदोलन। उपयुक्त परिस्थितियों में भारत के गवर्नर जनरल जेम्स फोर्ड ने भारत सचिव से सरकारी नीतियों के विषय में एक आम घोषणा प्रसारित करने की मांग की। भारतीय राजनीति की विषम परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए नवंबर 1917 ईस्वी में स्वयं भारत सचिव मॉन्टेग्यू दिल्ली आए। उन्होंने गवर्नर जनरल जेम्स फोर्ड के साथ भारत के प्रमुख नगरों का भ्रमण किया। मॉन्टेग्यू ने अनेक प्रतिनिधि मंडलों तथा भारतीय सेना के प्रमुख अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार कराई, जिसे मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहते हैं। ये योजना जुलाई 1918 ईस्वी में प्रकाशित की गई और इसी के आधार मानकर 1919 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम बनाया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 के उद्देश्य, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स। इस अधिनियम द्वारा निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। पहला, भारत अंग्रेजी साम्राज्य का अभिन्न अंग रहेगा। दूसरा, भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। तीसरा, उत्तरदायी सरकार की स्थापना क्रमशः संभव होगी। चौथा, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रशासनिक विभागों में भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी। पांचवा, प्रांतों में स्वायत्त शासन के विकास के साथ साथ प्रांतों को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त रखा जाएगा। मेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ऑफ 1919, 1919 के अधिनियम की मुख्य धाराएं। इसके प्रावधान इस प्रकार थे। प्रथम था प्रस्तावना, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं। दूसरा, गृह सरकार संबंधी प्रावधान, प्रोविजंस रिगार्डिंग होम गवर्नमेंट। इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। भारत परिषद का कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। भारत परिषद के सदस्य संख्या 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। तीसरा, ब्रिटेन में भारत के हितों की देखरेख के लिए हाई कमिश्नर का पद का सृजन किया गया। अगला, भारत सचिव का वेतन भारत की जगह ब्रिटेन के राजकोष से दिए जाने का प्रावधान किया गया। केंद्रीय शासन संबंधी प्रावधान, प्रोविजंस रिगार्डिंग सेंट्रल रूल। इसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए। पहला, केंद्र में निरंकुश एवं उत्तरदायी व्यवस्था यथावत रहेगी। दूसरा, केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी। तीसरा, केंद्रीय व्यवस्थापिका में द्वय सदात्मक बनाया गया। तीसरा,
केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियों का विस्तार किया गया। और पांचवा, गवर्नर जनरल की शक्तियां असीमित, निरंकुश और अनउत्तरदायी बनाई गईं। प्रांतीय शासन संबंधी प्रावधान, प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रोविंसेस, इसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई। दूसरा, प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को समावेश किया गया। तीसरा, प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 70% निर्वाचित, 20% सरकारी मनोनीत और 10% गैर सरकारी मनोनीत सदस्य नियुक्त किए गए। मताधिकार का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। शक्तियों का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, नरेश मंडल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन। कानूनी आयोग, लॉ कमीशन। प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति लागू की जाना। 1919 के अधिनियम का मूल्यांकन, एस्टिमेट ऑफ द एक्ट ऑफ 1919। 1919 के अधिनियम का भारतीय संवैधानिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एस.एन. बनर्जी ने इसे उत्तरदायी शासन की क्रमिक उपलब्धि की दिशा में वास्तविक और ठोस कदम कहकर सुधारों का स्वागत किया। धन्यवाद विद्यार्थियों।